y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू x ओवर 1। अब आपने रेशो में पढ़ा कि a ओवर b इज इक्वल टू अगर c ओवर d है, सही, तो उस शर्त में a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल होगा c प्लस d ओवर c माइनस d, कंपोनेंट एंड डिवाइड इनटू प्रॉपर्टी। तो उस शर्त में आपके पास इसकी मिसाल देने की जरूरत तो नहीं, ये बच्चों वाली बात है, आपने 8 में भी देख लिया, ठीक है। फर्ज करें आपके पास क्या है 4/6 इक्वल होता है 2/3। तो ये a ओवर b इज इक्वल टू क्या है c ओवर d। इसमें 4 प्लस 6 ओवर 4 माइनस 6 करें तो इधर से 2 प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3, यह आपके पास क्या आ जाएगा 10 ओवर माइनस 2, 5 ओवर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -5। तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है। मैंने साथ इस स्टेज पर ऐसी मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, फिर भी यहां पर भी इसको आप ले लें a, इसको आप ले लें b, और ये आपके पास c और ये आपके पास अगर d है, a प्लस b मीन्स e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y प्लस e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर c a माइनस b, a रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y माइनस डायरेक्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। यानी आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y में लिख रहा हूँ दोबारा, e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर प्लस e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर ये ओवर e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y माइनस e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये और ये दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, तो ये बन जाएगा 2e रेज़ टू पावर y, और यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस बन गए, तो e रेज़ टू पावर 2e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब 2 और 2 कैंसल, तो e रेज़ टू पावर y इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें तो e रेज़ टू पावर y, और ये माइनस साइन इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लें और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस x ओवर माइनस 1 प्लस x। इसकी वजह क्या है, ये माइनस साइन है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, ठीक। और चूंकि आगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू माइनस टाइम 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। इस माइनस को आपने कॉमन ले लिया, माइनस दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लें तो e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। एंड ये अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस e है, नेचुरल लॉग ले लें या डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म, या यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बाय टेकिंग नेचुरल लॉग, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। यहाँ पर इस ब्रैकेट की बजाय मैं मॉड यूज करूँगा, बताता हूँ। तो
10वीं क्लास log of m raised to power n is equal to n 2y natural log of e is equal to natural log of 1 plus x over 1 minus x. तो natural log of e raised to power 1 is equal to e, तो इसी को हम लिखेंगे log of e with base e is equal to 1 means natural log of e is equal to 1. तो natural log of e 1 के बराबर, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स. तो यही ये मान इसलिए लिया कि लॉ का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. तो यही y हमें मालूम नहीं था, तो ये y हमने मालूम कर लिया. अब ये एज्यूम किया था तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x आपके पास क्या आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x. तो अब बाकी आप कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की डेफिनेशन खुद मालूम करेंगे. सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की लॉगरिथमिक डेफिनेशन खुद मालूम करेंगे. कोसीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की डेफिनेशन खुद मालूम करेंगे. प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया. अच्छा जी, अब है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा, पहले इसको देख लेते हैं. साथ लिख लेता हूं. इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट होता है वाजे, क्लियर. इम्प्लिसिट मुनाफिकाना बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है. अब मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कि फंक्शन तो कहीं मुनाफिक नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वही आएगा. अब आपके पास ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उसका आउटपुट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है. y डिपेंड करेगा किस पर, x पर. अंडर मैपिंग f. अब इसको रेंज वेरिएबल कहेंगे और इसको डोमेन वेरिएबल कहेंगे. और एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए ये है कि जब भी किसी फंक्शन में रेंज वेरिएबल कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड हो सके इन टर्म्स ऑफ डोमेन वेरिएबल, उस शर्त में हम इसको क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन. द फंक्शन इन विच रेंज वेरिएबल कैन बी कंप्लीटली expressed in terms of domain variable, that function is known as explicit function. मिसाल देता हूं. फर्ज करें आपके पास है y is equal to x square plus 2xy plus 5. अब देखिए इस डेफिनेशन में रेंज वेरिएबल क्या है, y, और ये y. इसको आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें. 2xy is equal to x square plus 5 और y 1 minus 2x distributive law x square plus 5 और y is equal to x square plus 5 over 1 minus 2x. अब देखें कि ये रेंज वेरिएबल कंप्लीटली एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ डोमेन वेरिएबल. तो ये कौन सा बना, एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी क्लियर है, जिसमें कि एक साइड पर रेंज वेरिएबल और दूसरी साइड पर डोमेन वेरिएबल है. और अब इम्प्लिसिट इसी से ही क्लियर हो गया कि जिसमें रेंज वेरिएबल
can never be expressed in terms completely in terms of domain variable is known as implicit function. The function in which range variable can never be completely expressed in terms of domain variable. मिसाल देता हूँ, फर्ज करें y is equal to x square plus 2x y square plus 5. अब ये रेंज वेरिएबल है y, ये तो y माइनस 2x y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, y कॉमन ले लें 1 माइनस 2x y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 एंड इस y को एक्सप्रेस करें तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ओवर 1 माइनस 2x y। अब देखिए y को एक्सप्रेस किया तो ये कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हुआ किसमें, डोमेन वेरिएबल में, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, y यानी रेंज वेरिएबल आ गया। तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये आगे डिफरेंशिएशन में भी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव्स होंगे। या वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है पैरामीट्रिक फंक्शन। A single variable function y is equal to f of x, y is equal to f of x। मैंने पहले बताया था कि ये कोई कार्गो होगी, यानी किसी कोई पाथ ऑफ मोशन होगा, और इसमें ये रेंज वेरिएबल और ये डोमेन वेरिएबल है। अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसी कार है तो हम ये कहते हैं x y डिपेंड करता है x पर, तो ये x है इनपुट, तो इस पर इमेज यहाँ पर आ रहा है, इसी तरह x इधर गई, इमेज ये आ गया, तो यानी ये इस पर कोई मूविंग पॉइंट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आप ये देखें कि फर्ज करें इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो वो क्या है, x और f ऑफ x। मैं इसको x1 रख देता हूं, x1 f ऑफ x y, क्या x1 y1। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि x पर डिपेंड करेगा y, ठीक, लेकिन आप ये देखिए यहां से अगर पार्टिकल यहां पर मूव करे तो वो किसी टाइम में मूव करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी अलोंग एक्स एक्सिस जब इसकी मोशन हुई तो उस सूरत में इसकी मूवमेंट हुई, तो उस सूरत में आपके पास किसी टाइम t में ये इस डिस्टेंस पर पहुंचा, ठीक। और अब यहां से वर्टिकली यहां पर जाए तो इसका मतलब ये है कि ये भी किसी टाइम t में इसने क्या किया, y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस पर जब कोई किसी कार के अलावा कोई पार्टिकल मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका x कोऑर्डिनेट यानी ये x1 b किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर। अब टाइम से कि यहां तक 2 सेकंड, यहां पर 5 सेकंड हो गए, 2 सेकंड यहां पर, तो 2 सेकंड में यहां पर पहुंचा, फिर 5 सेकंड में यहां पर पहुंचा। तो इसका मतलब ये है x डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर, और इसी तरह y भी डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर। तो किसी कार में अगर दो वेरिएबल हैं, रेंज वेरिएबल और डोमेन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए होंगे ये x और y सिंबॉलिक है, ये जरूरी नहीं है मैं इसको लिख लूं u इज ए फंक्शन ऑफ v, तो ये भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन ही है जिसमें u डिपेंड करता है v पर। अब इस कार में दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल
किसी थर्ड वेरिएबल पर जब डिपेंड करते हैं, किसी थर्ड वेरिएबल पर जब थर्ड सेम वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो जिस वेरिएबल पर ये डिपेंड करते हैं उसको हम पैरामीटर कहेंगे। तो यहां पर ये आपके पास टी जो है ये पैरामीटर है। एक होता है पेरीमीटर और पैरामीटर। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ एक्सटर्नल साइड्स ऑफ एनी फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। तो यहां पर हम किसकी? पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए व्हेन बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड अपॉन सेम थर्ड वेरिएबल, दैट थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने कहा कि ये t जो है ऐसा वेरिएबल है जिस पर x भी डिपेंड करता है और y भी। हालांकि ओरिजिनल कार्व में y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। तो सेम वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे x और y। तो उस सूरत में अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t है और y आल्सो फंक्शन ऑफ t है, तो ये t आपके पास क्या कहलाया? पैरामीटर कहलाया। और इन इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। और ये याद रखना कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है ये वापस ओरिजिनल कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो तब ही ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सर्कल है, से के इसका सेंटर ओरिजिन पर है, हम इसका रेडियस कोई ले लेते हैं a। तो अब ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब हम ये कह रहे हैं कि इस अगर सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव करे तो जिस स्टेज पर भी ये मूव करता जाएगा, तो इसका मतलब इसका ये एंगल जो है ये बनता जाएगा। किसी भी पॉइंट मूविंग पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपके पास एक रेफरेंस एंगल आ जाएगा। अब यहां पर पहुंच जाएगा तो एंगल स्टैंडर्ड एक्सिस से हमेशा मेजर होगा, तो ये एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम पार्टिकुलरली तौर पर क्या लेते हैं कि से के ये कोई पॉइंट है जिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x और y है, और इस पॉइंट के लिए यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा है। थीटा यहाँ पर एक वेरिएबल के तौर पर बिहेव करेगा, चूंकि अगर पार्टिकल मूव करेगा इस कर्व के अलावा तो थीटा भी वेरी करेगा, क्योंकि थीटा चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x भी डिपेंड करेगा थीटा पर और y भी डिपेंड करेगा थीटा पर। तो ये ओरिजिनल कर्व है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये मैंने कर्व का नाम ले रहा हूं, जरूरी नहीं हर कर्व के लिए हम उसको फंक्शन का नाम दें, क्योंकि ये सर्कल फंक्शन नहीं है, सर्कल फंक्शन नहीं है। उसके लिए आपने एक वर्टिकल टेस्ट भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी कर्व के लिए वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो अगर वो उसको दो पॉइंट कहीं पर भी किसी भी रीजन में दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले, तो वो उस सूरत में दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले तो उस सूरत में वो फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। तो सर्कल ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूं। अब इसके लिए आप क्या करें? परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करें तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी और इसके अपोजिट साइड आपके पास क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x और y है।
तो उस सूरत में इस राइट ट्राइंगल में अगर आप देखें तो cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, x ओवर a, यानी x इज इक्वल टू a cos थीटा। और इसी राइट ट्राइंगल में अगर देखें तो साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा, y ओवर a के, तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये x और ये y, तो x which is function of theta equal to क्या आ जाएगा, a cos theta, और y also function of theta, तो a sin theta। तो ये x और y वेरिएबल दोनों डिपेंड कर रहे हैं थीटा पर। अब ये देखते हैं हम इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। यहां पर पुट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी रिप्लेस किया x को a cos थीटा के साथ, y को किसके साथ, a sin थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हर एक जानता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस ने वापस इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी किया। तो ये सर्कल के लिए क्या बनेंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। क्या, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। याद रखें a क्या है, रेडियस है किसी भी गिवन सर्कल के लिए जो आपके पास रेडियस होगा। ये आगे हम कॉनिक सेक्शन में जाकर एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनके लिए देखेंगे कि हम ये उनके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम कैसे करेंगे। अब आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, अभी आपको नहीं पता पैराबोला क्या है। और इसके लिए मैं ले लेता हूं कि x इज इक्वल टू a t स्क्वायर ले लूं, y इज इक्वल टू 2at ले लूं, यानी ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिया इसका। तो कहीं पर भी इसका at स्क्वायर और 2at, ये पैराबोला के लिए a उसका फोकस का पॉइंट होगा। तो अब यहाँ पर ये इसको देखें, 2at होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये क्या रहेगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इस कर्व के लिए ये सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये इसकी क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब इस चैप्टर में फिलहाल आपको यही किसी कर्व के साथ कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाएंगी, उनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि वो उस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो उनको आप x और y को उनकी डेफिनेशन के साथ रिप्लेस करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, अदरवाइज नहीं है। तो आगे आप कॉनिक सेक्शन में देखेंगे, हम मालूम करेंगे कि इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को मालूम कैसे किया जाता है, जैसा कि मैंने सर्कल के लिए यहाँ पर किया। इस एक्सरसाइज से पहले आपके आखिरी दो चीजें, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसमें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ x के, तो उस सूरत में इस f ऑफ x को हम इवन फंक्शन कहेंगे। और अगर f ऑफ माइनस एक्स करें तो माइनस टाइम f ऑफ x है, तो ये ऑड फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन।
इसका मतलब if f of minus x is equal to f of x, then f of x is said to be even function, and if f of minus x is equal to minus time f of x, then odd function. तो बहुत फंक्शन ऐसे होंगे वो ना इधर इवन होंगे ना ऑड होंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके पास है f of x is equal to x square, तो f of x को रिप्लेस करें, इसको टेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए whether this function is even function or odd function, तो रिप्लेस x by minus x, तो minus x whole square is equal to x square, तो ये वापस क्या आ गया f of x, तो इसका मतलब f of x is equal to x square is even function, और f of अगर आप x ले लें या x क्यूब ले लें तो f of minus x is equal to minus x whole cube is equal to minus x क्यूब, तो ये माइनस टाइम f of x आ जाएगा, तो इसका मतलब दिस इज ऑड फंक्शन। cos फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है और साइन फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, इसीलिए आप cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x और sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आगे हम इसको जाकर देखेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन में cos फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए, sin फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए इसमें चेक करेंगे आप कि आपके पास क्या आ जाएगा। जो cos है ये इवन फंक्शन है और sin ऑड फंक्शन है। ये हम मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ेंगे पहले cos और sin की। तो अब एक्सरसाइज में कुछ फंक्शन दिए गए हैं जिनके लिए आपने चेक करना है कि ये एक एक्सरसाइज के तौर पर जिसका आपने रेस्पॉन्स मुझे कल देना है कि ये f ऑफ x इज इक्वल टू दो फंक्शन दे रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 3 कि ये इवन है या ऑड है, और इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 3 बाय 2 इवन है या ऑड है। तो इनको चेक करके वापस आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं कि ये आपने इसको इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया। कुछ हाइपरबोलिक की आइडेंटिटीज हैं आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री के लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसको आप प्रूव कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन के तहत। cos हाइपरबोलिक e रेज़ टू पावर थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस e रेज़ टू पावर थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, e रेज़ टू पावर 2 थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा प्लस 2 ओवर 4 माइनस e रेज़ टू पावर 2 थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लें, e रेज़ टू पावर 2 थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा प्लस 2 माइनस e रेज़ टू पावर 2 थीटा माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, e रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा प्लस 4।